नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों। जो मैं डिस्कस कर रहा था, मैंने कहा था एमपी एमएलए है अगर, क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक है, दैट्स व्हाई दे आर नॉट कंसीडर्ड एज एम्प्लॉय। एमपी एमएलए को मिलने वाली सैलरी सैलरी के हेड में टैक्सेबल नहीं होती। बट बच्चों यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है। बट इफ दे आर अपॉइंटेड एज मिनिस्टर्स, अगर उन्हें कोई मिनिस्ट्री अलॉट होती है और एज मिनिस्ट्री में उन्हें कोई ना कोई सैलरी दी जा रही है, मिनिस्ट्री के बेसिस पे सैलरी मिल रही है, तो वो एम्प्लॉय कंसिडर होंगे, तो उनकी सैलरी सैलरी के हेड में टैक्सेबल होगी। जब तक सिर्फ वो एमपी एमएलए हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं पब्लिक के, ठीक है, तब तक तो उनकी सैलरी सैलरी के हेड में टैक्सेबल नहीं है। लेकिन अगर उनको कोई मिनिस्ट्री अलॉट कर दी जाती है, तो तब जो सैलरी मिलेगी तो वो सैलरी के हेड में टैक्सेबल होगी। बच्चों एक कॉलेज के टीचर का भी एग्जाम्पल आता है, प्रोफेसर का भी एग्जाम्पल आता है कि अगर कॉलेज के प्रोफेसर को कॉलेज से सैलरी मिल रही है, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, सैलरी के हेड में टैक्सेबल होगी। लेकिन अगर यूनिवर्सिटी से कुछ रिसीव हो रहा है, पेपर सेट करने के अगेंस्ट या चेकिंग के अगेंस्ट, ठीक है, या एग्जामिनेशन हॉल में ड्यूटी के अगेंस्ट, यूनिवर्सिटी से कुछ भी अगर डायरेक्टली आता है पैसा, तो प्रोफेसर और यूनिवर्सिटी के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है। प्रोफेसर एंड कॉलेज के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, सैलरी के हेड में टैक्सेबल है। लेकिन प्रोफेसर एंड यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, तो जो अमाउंट डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से रिसीव होगा, तो वो सैलरी के हेड में टैक्सेबल नहीं होगा, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज टैक्सेबल होगा। बच्चों एक क्वेश्चन जरूर इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में। बच्चों जहां पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होते हैं ना, वहां एम्प्लॉयर आपको बताता है व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू। तीनों क्वेश्चंस के आंसर एम्प्लॉयर की तरफ से होते हैं, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, ठीक है, मतलब एम्प्लॉयर ही आपको बताता है। लेकिन जहां एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, लाइक प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप में सिर्फ ये बताया जाता है क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है, वो एजेंट के ऊपर छोड़ दिया जाता है। समझ रहे? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में सारे क्वेश्चंस का आंसर एम्प्लॉयर ही देता है, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू। मतलब डिग्री ऑफ कंट्रोल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में ज्यादा है, डिग्री ऑफ कंट्रोल ज्यादा है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में। प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप में डिग्री ऑफ कंट्रोल कम है, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप में डिग्री ऑफ कंट्रोल कम है, उतना नहीं है। फिर आता है फुल टाइम और पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट। Once the relationship of employer and employee exists, the income is to be charged under the head salaries. It does not matter whether the employee is full-time employee or part-time employee. They are saying by it doesn't matter कि full time है part time है, अगर employer employee relationship है तो उसकी सैलरी सैलरी के हेड में टैक्सेबल है, चाहे फुल टाइम एम्प्लॉय हो चाहे वो पार्ट टाइम एम्प्लॉय हो। इफ फॉर एग्जाम्पल an employee works with more than one employer, salaries received from all the employers should be clubbed and brought to charge for the relevant previous years। बच्चों होता है, कई लोगों को मैंने अकाउंटेंट्स को देखा है, अकाउंटेंट 10-10 जगह काम कर रहे हैं, सब जगह से सैलरी ले रहे हैं, फिक्स अमाउंट ले रहे हैं हर महीने सैलरी, ठीक है, प्रोफेशनल की तरह कर रहे हैं, वो अलग चीज है। पार्ट टाइम एम्प्लॉय बने हुए हैं, हफ्ते में 2 दिन जाते हैं, 2-2 घंटे के लिए जाते हैं, अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, दे आर गेटिंग सैलरी, पार्ट टाइम सैलरी। सैलरी के हेड में दिखाना चाहें दिखा सकते हैं, टैक्सेबल कर सकते हैं उसे। डिपेंड करता है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय उनके बीच में एग्रीमेंट कैसा है, उसके ऊपर मेनली डिपेंड करता है। फॉर गोइंग ऑफ सैलरी, नौकरी छोड़ के आ गए, सैलरी भी नहीं ली। वैसे इसमें हम लोग डोनेशन को लें तो ज्यादा बेटर है। इसमें क्या लेते हैं, डोनेशन को। कोई नेचुरल कैलामिटी हुई या कुछ ऐसा हुआ, आपने उठा के अपने 2 दिन की, 3 दिन की, 10 दिन की सैलरी दे डोनेट कर दी, क्या वो टैक्सेबल नहीं होगी? बच्चों कुछ केसेस में एग्जाम्पशन है, बाकी केसेस में वो आपके हैंड्स में टैक्सेबल। अगर तो आप किसी गवर्नमेंट स्कीम में दे रहे हो विच इज पर्टिकुलरली डिक्लेयर्ड एज एग्जाम, तो आपको एग्जाम्पशन मिलेगी। अदरवाइज भाई, अगर वो एग्जाम्पशन की कैटेगरी में नहीं आती तो टैक्सेबल है एज सैलरी। मुद्दे की बात क्या है, इसके पीछे जो मेन कंसेप्ट है वो ये है, आप अपनी मर्जी से अपनी सैलरी अगर छोड़ते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो टैक्सेबल नहीं हो। आपकी सैलरी ड्यू हो गई तो ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल है, चाहे आप रिसीव करो या मत करो, ठीक है। फॉरगोइंग ऑफ सैलरी, वन सैलरी एक्रूज, एक बार ड्यू हो गई, द सब्सिक्वेंट वेवर बाय द एम्प्लॉय डज नॉट एब्सॉल्व हिम फ्रॉम लायबिलिटी टू इनकम टैक्स। बच्चों ड्यू हो गई तो टैक्सेबल हो गई, आप चाहे उसे वेव ऑफ भी कर दो कि मैं नहीं ले रहा या मैं नहीं ले रही सैलरी, तब भी आपको उसके ऊपर टैक्स देना होगा। आप लो मत लो, सैलरी रिसीव करो मत करो, इट इज टैक्सेबल। आप जो वेवर करोगे ना, सैलरी रिसीव करने से मना करोगे,
वो ये माना जाएगा कि आपने उसे खर्च कर दिया, एप्लीकेशन ऑफ सैलरी कंसिडर, और उसके ऊपर टैक्स लिया जाएगा। ध्यान देना, मिस्टर ए एन एम्प्लॉय instructs his employer that he is not interested in receiving salary for April 2021 and the same might be donated to a charitable institution। और उसने कहा कि वो कहाँ डोनेट कर दिया जाए, charitable institution को। In this case, Mr. A cannot claim that he cannot be charged in respect of the salary for April 2021. It is only due to his instruction that the donation was made to a charitable institution by his employer. It is only an application of income। बच्चों ड्यू हो गई सैलरी, एम्प्लॉयर ने मना कर दिया मैं रिसीव नहीं कर रहा, आप इसे डोनेट कर दो, कोई बात नहीं, फिर भी आपके हैंड्स में टैक्सेबल होगी, फिर भी आपके हैंड्स में टैक्सेबल होगी। आपने डोनेट करवाया, वो एप्लीकेशन ऑफ सैलरी माना जाएगा कि आपने सैलरी खर्च कर दी। Hence the salary for the month of April 2021 will be taxable in the hands of Mr. A। He is however entitled to claim a deduction under section 80G। डोनेशन के अगेंस्ट आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो अंडर सेक्शन 80G फॉर द अमाउंट डोनेटेड टू द इंस्टीट्यूशन। ठीक है ना, वो डिडक्शंस के बारे में हम लोग आगे आने वाले चैप्टर्स में स्टडी करेंगे। एक पॉइंट तो ये हो गया बच्चों। इसके अलावा ना गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स भी होती हैं, उसमें भी अगर आप पैसा देते हो तो वहां पर भी उसका बेनिफिट आपको मिलता है, ध्यान देना। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिए सरेंडर ऑफ सैलरी की केस। इफ एन एम्प्लॉय सरेंडर्स हिज सैलरी थ्रू द सेंट्रल गवर्नमेंट, मैंने कहा ना गवर्नमेंट स्कीम्स में आप देते हो पैसे, सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 2 ऑफ द वॉलंटरी सरेंडर ऑफ सैलरीज एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्सेशन एक्ट 1961, तो बच्चों वो एग्जाम्प्ट हो जाएगी। द सैलरी सो सरेंडर्ड वुड बी एग्जाम्प्ट while computing his taxable income। चलो कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं बच्चों। ये तो क्लियर हो गया ना, वॉलंटरी सरेंडर कर रहे हो अगर सैलरी को गवर्नमेंट स्कीम के अकॉर्डिंग, तो उसमें कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा, आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी। बच्चों आप जॉब छोड़ा है, यंगस्टर्स कई बार ऐसा करते हैं, फर्स्ट जॉब में ना ऐसा करते हैं, कोई बात हो गई नौकरी छोड़ा है, ठीक है, आप लोग ऐसा मत करना, बट नॉर्मली कई बार देखा है हम लोगों ने यंगस्टर्स करते हैं, मत करना ऐसा, ठीक है। इट इज माई पर्सनल एडवाइस। क्यों भाई, किसी की सुन नहीं सकते, आज तक पेरेंट्स ने नहीं सुनाया, ये कैसे सुना देगा, है ना। कोई बात हुई कुछ, बस एटीट्यूड जबरदस्त होता है, तो एम्प्लॉयर को क्या बोलते हैं, तू भी भाड़ में जा, तेरी सैलरी भी भाड़ में जाए, हम नहीं आ रहे कल से। कई बार देखा यंगस्टर ऐसा करते हैं, ठीक है। तो क्या, मान लो उनकी सैलरी ड्यू हो गई 1 महीने की, 2 महीने की, फिर एम्प्लॉयर पता है क्या करता है, उन्हें नचाता है। अगर वो मांग ले गलती से सैलरी, फिर एम्प्लॉयर कहता है भाई नोटिस नहीं दिया आपने, आपको कुछ नहीं मिलेगा, ये वो दिस दैट, 10 तरह की दिक्कतें। मुद्दे की बात, मोरल ऑफ द स्टोरी, कि भाई सैलरी ड्यू थी, आपने रिसीव नहीं की किसी भी रीजन से, क्या टैक्सेबल होगी आपके हैंड्स में या नहीं होगी? यस, आपके हैंड्स में टैक्सेबल होगी, चाहे आप रिसीव करो ना करो, चाहे आप फॉरगोइंग ऑफ सैलरी कर दो, तब भी वो आपके हैंड्स में टैक्सेबल होगी। आपका सैलरी को रिसीव ना करना एप्लीकेशन ऑफ सैलरी कंसिडर होगा। सैलरी पेड टैक्स फ्री, बच्चों वैसे तो टैक्स फ्री सैलरी कोई होती नहीं है, इसका मतलब जो कंक्लूजन निकल के आता है दैट द टैक्स इज पेड बाय द एम्प्लॉयर इटसेल्फ। समझ रहे हो, आपकी सैलरी के ऊपर टैक्स कौन दे रहा है, एम्प्लॉयर दे रहा है, इसलिए वो आपके हैंड्स में टैक्स फ्री सैलरी। टैक्स सैलरी पेड टैक्स फ्री का मतलब क्या है? दिस इन अदर वर्ड मीन्स द एम्प्लॉयर बियर्स द बर्डन ऑफ द टैक्स ऑन द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। मतलब आपकी सैलरी पे, एम्प्लॉय की सैलरी पे जो टैक्स बन रहा है वो कौन पे कर रहा है? एम्प्लॉयर पे कर रहा है। एम्प्लॉयर पे कर रहा है, इसलिए वो सैलरी एम्प्लॉय के हैंड्स में क्या है? टैक्स फ्री है, उसे उस पर टैक्स नहीं देगा। इन सच ए केस the income from salaries in the hands of the employee will consist of his salary income and the tax on his salary paid by the employer। बच्चों सैलरी में दो चीजें इंक्लूड होंगी सैलरी में दो चीजें इंक्लूड होंगी, एक तो जो सैलरी इनकम मिली है एम्प्लॉय को वो, प्लस उसका जो टैक्स एम्प्लॉयर ने पे किया वो, ये दोनों मिला के ग्रॉस सैलरी कंसिडर होगी। सर मतलब जो टैक्स एम्प्लॉयर ने पे किया उसे भी सैलरी में इंक्लूड करेंगे? बिल्कुल बच्चों, उसे भी सैलरी में इंक्लूड करेंगे, क्योंकि एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को बेनिफिट मिल रहा है ना, तो वो भी सैलरी में इंक्लूड होगा। देखो एम्प्लॉयर को पूरी नॉलेज तो नहीं है ना कि आपकी इनकम्स कितनी है। जब एक्चुअल में आपका कंपटीशन बनेगा कि आपकी सारी सोर्सेज की इनकम्स को एक जगह नोट डाउन किया जाएगा, लिखा जाएगा और उस पर टैक्स निकाला जाएगा, तो वहां पर आपकी सैलरी में जो टैक्स एम्प्लॉयर ने पे किया वो भी इंक्लूड होगा, और ग्रॉस सैलरी में आपका जो टैक्स एम्प्लॉयर ने पे किया वो इंक्लूड होगा, और भाई उसके बेसिस पे लास्ट में टैक्स निकाला जाएगा। आप ये कह रहे हो कि सर ये तो टैक्स पहले पे कर दिया, फिर बाद में ग्रॉस सैलरी पे दोबारा टैक्स निकाल रहे हैं। बच्चों जो टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया वो माइनस हो जाए, जो टैक्स एम्प्लॉयर ने पे किया वो बाद में माइनस हो जाए, ऊपर सैलरी में तो इंक्लूड करके दिखाएंगे
लेकिन जो टैक्स एम्प्लॉयर ने पे किया है उसकी बाद में आप डिडक्शन लोगे, जो टोटल टैक्स लायबिलिटी बनेगी उसमें से वो माइनस होगा। यस बच्चों, डन बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसी में। दिस इन अदर वर्ड्स मीन्स दैट द एम्प्लॉयर bears the burden of the tax on the salary of the employee. In such a case, the income from salaries in the hands of employee will consist of his salary income and also the tax on this salary paid by the employer. However, as per section 10, the income tax paid by the employer on non-monetary perquisites on behalf of employee would be exempt in the hands of the employee. Non-monetary perquisites के ऊपर अगर employer tax पे कर रहा है तो वो एम्प्लॉय के हैंड्स में क्या है, एग्जाम्प्ट है। ये एक एडिशनल पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है बच्चों। देन आता है प्लेस ऑफ एक्रूवल ऑफ सैलरी। बच्चों सेक्शन 9 है, सब सेक्शन 1 क्लॉज 2। सैलरी अर्नड इन इंडिया इज डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया इवन इफ इट इज पेड आउटसाइड इंडिया। आपने सर्विसेज इंडिया में रेंडर की है, नौकरी आप इंडिया में कर रहे हो, जॉब आप इंडिया में कर रहे हो, तो इट मीन्स आपने कहाँ पर कमाई है, इंडिया में कमाई की है। सैलरी आपने कहाँ पे अर्न की है, इंडिया में अर्न की है। जहां पर आप अपनी सर्विसेज रेंडर कर रहे हो, जहां पर आप अपनी जॉब कर रहे हो, वो प्लेस ऑफ एक्रूवल माना जाए, ठीक है ना। और रिसीव चाहे कहीं भी हो दुनिया में, लेकिन क्योंकि सोर्स इंडिया से है, एक्रू अराइज इंडिया में है, टैक्सेबल इन इंडिया हो अंडर द हेड सैलरी। इवन एक और एग्जांपल लेता हूँ, ध्यान से सुनना। आपने जॉब इंडिया में की, सर्विसेज इंडिया में रेंडर की, सोर्स ऑफ इनकम इंडिया से था। बच्चों रिटायर हो गए, अब पेंशन मिल रही है, कनाडा शिफ्ट हो गए, वहीं आपके अकाउंट में डायरेक्टली पेंशन आती है, तो क्या इंडिया में सैलरी के हेड में टैक्सेबल होगी? बच्चों आंसर इज यस। पेंशन इज ऑल्सो टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। पेंशन सैलरी के हेड में ही टैक्सेबल होती है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो रिसीव आउटसाइड इंडिया हो रही है, क्योंकि भाई एक्रू एराइज वो इंडिया से हो रही है, आपने सर्विसेज इंडिया में रेंडर की थी, इसलिए वो इंडिया में टैक्सेबल होगी। देखते हैं जरा इसमें क्या लिखा हो। सपोज मिस्टर ए सिटीजन of India is posted in the United States as our ambassador। बच्चों ये केस थोड़ा डिफरेंट है वैसे। ये केस आ गया भाई एम्बेसी के, आप एम्प्लॉय हो एम्बेसी के, चाहे आप एम्बेसडर हो, चाहे आप एम्बेसी के कोई दूसरे एम्प्लॉय हो, आपको डेप्यूट कर दिया जाता है किसी कंट्री में, भेज दिया जाता है इंडियन एम्बेसी में काम करने के लिए। एम्प्लॉय तो सरकार के ही हो ना, गवर्नमेंट के ही हो ना, सैलरी तो इंडिया से ही एक्रू एराइज हो रही है ना, काम तो इंडियन गवर्नमेंट के लिए ही कर रहे हो। सपोज मिस्टर ए सिटीजन ऑफ इंडिया इज पोस्टेड इन यूएस एज अवर एम्बेसडर। Obviously, he renders his services outside India. He also receives his salary outside India. He is also a non-resident। भाई पूरा साल वहां रहा, मतलब 182 डेज वाली कंडीशन इंडिया में फुलफिल ही नहीं हो रही, 60 डेज वाली भी नहीं हो रही, इंडिया में नॉन रेजिडेंट। The question therefore arises whether he can claim exemption in respect of his salary paid by the government of India to him outside India। बच्चों पहली बात तो देखो, एम्प्लॉयर कहाँ पर है, एम्प्लॉयर इंडिया में, सैलरी उसे इंडियन गवर्नमेंट से मिल रही है, तो एक्रू एराइज तो इंडिया में, टैक्सेबल तो इंडिया में, लेकिन इनको जो अलाउंसेस परक्विजिट्स मिलते हैं ना वो एग्जाम्प्ट होते हैं। एम्बेसी के एम्प्लॉयज को जिन्हें भारत सरकार ने डेप्यूट किया है आउटसाइड इंडिया, कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं इन्हें। सैलरी तो इनकी इंडिया में टैक्सेबल होगी नो डाउट। देखो क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 क्लॉज 3 प्रोवाइड्स दैट सैलरीज पेबल बाय गवर्नमेंट टू citizen of India for services rendered outside India shall be deemed to accrue or arise in India. However, by virtue of section 10 clause 7, any allowance or perquisites paid। बच्चों ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है जिन्हें बाहर डेप्यूट किया हुआ है, उन्हें जो भी अलाउंसेस या परक्विजिट्स मिलते हैं वो फुली एग्जाम्प्ट होते हैं। उनकी सिर्फ सैलरी टैक्सेबल होती है, बेसिक सैलरी, ये पॉइंट ध्यान रखना, इनकी सिर्फ बेसिक सैलरी टैक्सेबल होती है। इनको जो अलाउंसेस या परक्विजिट्स मिल रहे हैं आउटसाइड इंडिया, दे आर फुली एग्जाम्प्ट। बच्चों इसी तरह हाई कोर्ट जजेस, सुप्रीम कोर्ट जजेस, इनके केस में भी कुछ एग्जाम्पशंस हैं, देखेंगे आगे आएंगे। चलो देखते हैं यहाँ पे बच्चों, इसका कंक्लूजन ये है, एम्बेसी के एम्प्लॉय हैं, इंडिया से बाहर पोस्टिंग हुई है, भारत सरकार ने की है, सैलरी इंडिया में टैक्सेबल होगी, अलाउंसेस परक्विजिट्स एग्जाम्प्ट है, टैक्सेबल नहीं होगी, ठीक है। Now let us discuss the chargeability under section 15, the provisions explaining the meaning of salary perquisites। ये कह रहे हैं हम नीचे वन बाय वन डिटेल में पढ़ते, कहते हैं सेक्शन 15 से शुरू करते हैं। बच्चों मैंने ऊपर ही लिख दिया था, क्या लिखा था मैंने, सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस और रिसीव बेसिस विच एवर इज अर्लियर, लिखा था मैंने। देखो सेक्शन 15 में सैलरी इज चार्जेबल टू टैक्स आइदर ऑन ड्यू बेसिस और रिसीव बेसिस विच एवर इज अर्लियर।
हम लोगों ने ऊपर ही सेक्शन 15 में डिस्कस कर लिया था कि ड्यू पहले हो रही है तो ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल हो जाएगी, रिसीव पहले हो रही है तो रिसीव बेसिस पे टैक्सेबल हो जाएगी। फिर दूसरे इवेंट का वेट नहीं करेंगे। सर एक बार टैक्सेबल हो गई ड्यू बेसिस पे, जब रिसीव होगी क्या दोबारा टैक्सेबल होगी? नहीं बच्चों, सिर्फ एक ही बार टैक्सेबल होगी। अगर ड्यू बेसिस पे पहले टैक्सेबल हो गई तो बाद में रिसीव बेसिस पे नहीं होगी। अगर पहले रिसीव बेसिस पे टैक्सेबल हो गई तो बाद में ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल नहीं होगी, एक ही बार टैक्सेबल। रिसीव का मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर आप एडवांस सैलरी लेते, एडवांस सैलरी अगले 2 महीने की सैलरी आपने एडवांस ले ली तो ये टैक्सेबल हो जाएगी रिसीव बेसिस पे। एडवांस सैलरी इज टैक्सेबल ऑन रिसीव्ड बेसिस। लेकिन जब ये ड्यू होगी तब ये दोबारा टैक्सेबल नहीं होगी। ठीक है ना, जब ये ड्यू होगी तब ये दोबारा टैक्सेबल नहीं होगी क्योंकि इट इज ऑलरेडी टैक्स्ड इन एडवांस। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों, एरियर्स ऑफ सैलरी। एरियर्स ऑफ सैलरी अगर ड्यू बेसिस पे आपने टैक्स दे दिया है तो फिर जब वो रिसीव होगी तो वो दोबारा टैक्सेबल नहीं होगी। एरियर्स का मतलब क्या है भाई? ड्यू हो गई है बट अभी रिसीव नहीं हुई। एरियर्स का मतलब क्या होता है? ड्यू हो गई है बट रिसीव नहीं हुई। ड्यू हो गई तो ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल भी हो गई, तो जब रिसीव होगी तो दोबारा टैक्सेबल नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इफ ए ड्रॉज हिज सैलरी इन एडवांस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2022 इन द मंथ ऑफ मार्च 2022 इटसेल्फ। बच्चों हमारा फाइनेंशियल ईयर मार्च में खत्म होता है ना, और हम एडवांस कौन से महीने की सैलरी ले रहे हैं? अप्रैल की। इट मींस हम नेक्स्ट ईयर की सैलरी एडवांस में इस ईयर ले रहे हैं। चलो देखते हैं क्या लिखा है। द सेम बिकम्स चार्जेबल ऑन रिसिप्ट बेसिस। बच्चों एडवांस सैलरी इज टैक्सेबल ऑन रिसीव्ड बेसिस। बार बार रिपीट कर रहे हैं, एडवांस सैलरी इज टैक्सेबल ऑन रिसीव्ड बेसिस, क्योंकि एडवांस सैलरी में रिसीव पहले होता है और ड्यू बाद में। एंड टू बी असेस्ड एज इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर 21-20। बच्चों मार्च 22 में कौन सा फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा? ऑब्वियस सी बात है 21-22 खत्म होगा। और अप्रैल 22 से कौन सा फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा? 22-23 शुरू होगा। लेकिन अप्रैल की सैलरी, अप्रैल 22 की सैलरी हम मार्च 22 में ले रहे हैं, मार्च 22 में रिसीव कर रहे हैं, तो कौन से प्रीवियस ईयर में वो टैक्सेबल हो जाएगा? जिस ईयर में रिसीव हुआ, जिस ईयर में रिसीव हुआ। बच्चों एग्जांपल नंबर 8, इफ द सैलरी ड्यू फॉर मार्च 22 इज रिसीव्ड बाय ए लेटर इन द मंथ ऑफ अप्रैल 22। बच्चों ये एरियर हो गया। क्या हो गया? ड्यू पहले हो गई, रिसीव बाद में हो रही है, तो ये 21-22 में ही टैक्सेबल हो जाएगी ड्यू बेसिस पे, चाहे रिसीव हुई नहीं हुई। जिस मंथ में ड्यू हो गई उस मंथ में टैक्सेबल हो जाएगी। रिसीव चाहे नेक्स्ट ईयर में हो रही है, रिसीव चाहे नेक्स्ट ईयर में हो रही है, लेकिन आउटस्टैंडिंग सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस। एरियर्स ऑफ सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस। देखो लिखा भी हुआ है, मैंने ऊपर बताया था एडवांस सैलरी रिसीव बेसिस पे टैक्सेबल होती है, और एरियर्स ऑफ सैलरी या आउटस्टैंडिंग सैलरी किस बेसिस पे टैक्सेबल होती है बच्चों? ड्यू बेसिस। बच्चों क्लैरिटी आएगी जब हम प्रैक्टिकल्स करेंगे तो आपको और थोड़ा आइडिया लगेगा। अभी प्रैक्टिकल्स करवाऊंगा, ऐसे क्वेश्चंस हैं मेरे पास, तो उसमें आपको कैलकुलेशन सिखाऊंगा कैसे करनी है, तो कोई डाउट नहीं रहेगा, इसलिए टेंशन मत लेना। ठीक है ना, बस अभी ये पॉइंट याद रख लो, एडवांस सैलरी इज टैक्सेबल ऑन रिसीव बेसिस, ठीक है, एंड एरियर्स ऑफ सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस। बच्चों ये बात जरूर ध्यान रखना, ये जो पॉइंट दिया हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एडवांस सैलरी और एडवांस अगेंस्ट सैलरी, ये दोनों टर्म्स अलग अलग हैं। एडवांस सैलरी इज टैक्सेबल बट एडवांस अगेंस्ट सैलरी इज नॉट टैक्सेबल। एडवांस सैलरी इज टैक्सेबल on receipt basis but advance against salary is a kind of loan। बच्चों क्या लोन एज अ सैलरी टैक्सेबल होगा? आंसर इज नो। एडवांस अगेंस्ट सैलरी लोन होता है। भाई आपने 3 लाख रुपए एडवांस ले लिया सैलरी के अगेंस्ट, लोन की फॉर्म में लिया। किसकी फॉर्म में? लोन की फॉर्म में लिया। हर महीने आपकी सैलरी में से वो लोन का अमाउंट कुछ ना कुछ डिडक्ट होता रहेगा, तो एडवांस अगेंस्ट सैलरी इज अ लोन, वो सैलरी के हेड में टैक्सेबल नहीं है। ठीक है, एडवांस सैलरी सैलरी होती है, इससे वो रिसीव बेसिस पे टैक्सेबल है। देखते हैं आगे, आगे देखते हैं बच्चों क्या लिखे। लोन इज डिफरेंट फ्रॉम सैलरी। When an employee takes a loan from his employer, which is repayable in certain specified installments, the loan amount cannot be brought to tax as salary of the employee. So advance against salary is a loan. ठीक है, और क्या ये सैलरी के हेड में टैक्सेबल होगा? आंसर इज नो। सिमिलरली एडवांस अगेंस्ट सैलरी इज डिफरेंट फ्रॉम एडवांस सैलरी। इट इज एन एडवांस टेकन बाय एम्प्लॉय फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर। दिस एडवांस इज जनरली एडजस्टेड with his salary over a specified time period. It cannot be taxed as salary. Advance against salary लोन ही कहीं ना कहीं कंसिडर होता है, तो ये सैलरी के हेड में टैक्सेबल नहीं होता। बच्चों एरियर्स ऑफ सैलरी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। एरियर्स ऑफ सैलरी में मैंने क्या बताया कि आपकी सैलरी आउटस्टैंडिंग है, ड्यू है, बट रिसीव नहीं हुई। ठीक है ना, हो सकता है वो ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल हो गए। लेकिन मैंने आप लोगों को एक और बात बताई थी, कई बार ना पे कमीशन बैठते हैं,
कई बार पे कमीशन बैठते हैं और पे कमीशन क्या कहते हैं, भाई पिछले 1 साल से बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी सबको। दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज एरियर्स ऑफ सैलरी। बच्चों वो रिसिप्ट बेसिस पे टैक्सेबल होता है। गवर्नमेंट का पे कमीशन अभी बैठा, मान लो 10 तारीख को उसने कहा कि हम एरियर्स ऑफ सैलरी देंगे, तो बच्चों तो पहले तो पता भी नहीं था कि बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी। वो तो पे कमीशन ने अचानक से डिक्लेयर किया कि हम पिछले 1 साल की बढ़ी हुई सैलरी देंगे, तो ये पहले ड्यू बेसिस पे तो टैक्सेबल हुई ही नहीं, ये तो अभी डिक्लेयर हुई है, अभी डिक्लेयर हुई है ना। तो क्या लिखा है बच्चों, ये रिसीव बेसिस पे टैक्सेबल होगी, जब रिसीव होगी तो टैक्सेबल होगी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसमें अंडर सेक्शन 89 आप रिलीफ क्लेम कर सकते हो। रिलीफ क्लेम किया जा सकता है अंडर सेक्शन 89। बच्चों सेक्शन 89 का रिलीफ की कैलकुलेशन अलग से, वो हम लोग अलग से देखेंगे कि रिलीफ कैसे आप क्लेम कर सकते हो।